Hello everyone. So today this video is for MSc final students and this is the topic of advanced quantum mechanics, that is Bhava scattering, in which we will discuss some derivations, some scattering cross section of Bhava scattering, which is very important for the MSc final. ठीक है, तो देखो ये जो आपका डेरिवेशन हम लोग करेंगे भाभा स्केटरिंग का, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपके एमएससी फाइनल एग्ज़ाम के लिए। बट इससे पहले सबसे बढ़िया ये होगा कि आपको बेसिक फाइनमेन डायग्राम के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्वांटम फील्ड थ्योरी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको नहीं नॉलेज है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको कुछ बेसिक फॉर्मूला बताऊंगा, आप जस्ट उन बेसिक फॉर्मूलाज को लर्न कर लेना, उसके बाद से थोड़ा सा बेसिक आप समझ लेना, देन आपको भाभा स्केटरिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखिए नाउ पहले समझते हैं ये होता क्या है, भाभा स्केटरिंग में होता क्या है। तो आप लोग वैसे जानते हो बेसिकली ये जो स्केटरिंग होती है ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की होती है। जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है इलास्टिक स्कैटरिंग करते हैं, दैट मीन्स इलास्टिक का मतलब क्या होता है, अगर स्कैटरिंग के पहले जो टोटल एनर्जी है वही स्कैटरिंग के बाद हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक स्कैटरिंग बोलते हैं। सो आई वांट टू राइट सम definition of Baba scattering, that is if we consider elastic scattering of elastic scattering of electron positron then this process is called, then this process is simply called Baba scattering. Okay, so it is very easy. नाउ देखिए फिनोमेना कुछ ऐसा है, ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल एनर्जी आप लोग E1 मान लीजिए, इसका इनिशियल मोमेंटम आप P1 मान लीजिए एंड स्पिन इसकी आप लोग S1 मान लीजिए। नाउ अगर हम इसकी स्कैटरिंग करवा दें, पॉजिट्रॉन है सॉरी, ये पॉजिट्रॉन का स्कैटरिंग करवा दें इलेक्ट्रॉन से, तो इस इलेक्ट्रॉन का स्कैटरिंग से पहले एनर्जी इतना है, मोमेंटम इतना है और स्पिन इतना है। अब जब ये स्कैटरिंग करेंगे ये इलास्टिक स्कैटरिंग होगी, ठीक है। सपोज आफ्टर द स्कैटरिंग ये जो पॉजिट्रॉन है इसके फिनोमिना है, मान लीजिए एनर्जी E1 डैश है, मोमेंटम P1 डैश है और स्पिन S1 डैश है। देन प्लस अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो ये हमारे पास मान लीजिए कितना है, E2 डैश है, मोमेंटम P2 डैश है और जो स्पिन है वो S2 डैश है। सो ये हमारे पास कुछ बहुत सिंपल सा फिनोमिना है, बट ये जितना इजी देखने में लगता है एक्चुअल में ये स्कैटरिंग उतनी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होती है। इसकी कैलकुलेशन से आप डरना मत, 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका हो जाएगा। किसी भी स्कैटरिंग का स्टडी उसके क्रॉस सेक्शन से ही होता है कि पार्टिकल ने कितना स्कैटर्ड किया, डिटेक्टर के ऊपर पार्टिकल कितना आया, वो सब डिपेंड करता है उसके क्रॉस सेक्शन के ऊपर। सो द क्रॉस सेक्शन फॉर गिवन प्रोसेस, the cross section for given process can be written as तो इसका जो क्रॉस सेक्शन हम लोग बात करेंगे वो क्या होगा, नॉर्मली डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा लाइक पाई एल। ये पाई का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, मतलब जितना भी
नंबर ऑफ एल वैल्यूज आपको आगे मिलेगा वो सब मल्टीप्लाई की फॉर्म में आपको मिलेगा, है ना। तो स्पाई का मतलब होता है मल्टीप्लाई, अगर यहाँ समेशन लगा होता तो वो एडिशन होता, ठीक है। सो ट्वाइस ऑफ, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एम एल वैल्यू की। एम एल वैल्यू सिंपली एक तरह से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहलाता है। अब जितना भी आपका एल वैल्यू है, मतलब अगर एस वेव स्कैटरिंग है तो फिर एल बराबर 0, पी वेव है तो एल बराबर 1। नॉर्मली एस पी डी एफ के लिए एल का वैल्यू क्या होता है 0 1 2 3 लाइक दिस, ठीक है, अपॉन 64 पाई स्क्वायर, और इन दोनों का एनर्जी का एडिशन बिफोर स्कैटरिंग। वैसे टोटल एनर्जी कंजर्व होगी, ठीक है ना। E1 प्लस E2 बराबर क्या होना चाहिए E1 डैश प्लस E2 डैश, बिकॉज ये इलास्टिक स्कैटरिंग है तो उसमें एनर्जी चेंज नहीं होती है। ओके, अब यहाँ पे मोमेंटम की अगर बात करूँ P1 डैश अपॉन P1 एंड लाइक इसे हम बोल सकते हैं m mod स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपको फॉर्मूले पहले से आपने सोल्व नहीं किए हुए हैं तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये भी अगर आपसे ध्यान नहीं रहे तो इसको सोल्व करने के बाद में एक और फॉर्मूला में निकाल के लेके आ रहा हूँ, वो फॉर्मूला आप लोग लर्न कर लेना। इसको आप लोग स्किप कर सकते हो, बट वो वाला फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखना। अब देखते हैं वो फॉर्मूला क्या है और इसको सोल्व कैसे करना है हम लोगों को, ठीक है। क्योंकि आप लोग उस फॉर्मूले से भी डेरिवेशन स्टार्ट कर सकते हो, बट ये इनिशियल फॉर्मूला है, यहाँ से करोगे तो बहुत अच्छी बात है। बट आगे वाली जो स्कैटरिंग है, आगे की स्कैटरिंग से मान लो कॉम्पटन स्कैटरिंग है हम पढ़ेंगे, तो उन स्कैटरिंग्स में हम इतना लंबा सोल्व नहीं करेंगे, हम सीधा ही उस फॉर्मूले को यूज करेंगे जो इसको सोल्व करके आने वाला है, ठीक है। सो इफ वी कैलकुलेट द क्रॉस सेक्शन, so if we calculate the cross section for this process, in the center of mass frame, in the center of mass frame, मतलब इसे CM फ्रेम बोल सकते हो आप, CM बोल सकते हो, सेंटर ऑफ मास फ्रेम, एंड वी restricted for simplicity to the case, for simplicity to the case of relativistic high energy limit, relativistic high energy limit। अब समझना इस चीज को। देखिए, एक तो ये होता है कि प्रोसेस को आप लोग अपनी लेबोरेटरी में बैठ के देखो, और एक ये होता है कि जहाँ प्रोसेस आपकी चल रही है वहीं पर आप लोग जाके उस प्रोसेस को देखो, तो वो क्या था सेंटर ऑफ मास फ्रेम। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहीं पर आप लोग देख रहे हो इसको, और यहाँ से आपका पॉजिट्रॉन आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है। स्कैटरिंग का मतलब ये नहीं होता कि वो टच करे, बस इंटरेक्ट करके वो बाहर निकल जाए। दिस इज कॉल्ड इंटरेक्शन, दिस इज कॉल्ड इंटरेक्शन। तो इसे बोलते हैं इंटरेक्शन, जहाँ से वो टच करके बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सो ये आपका पॉजिट्रॉन मान लीजिए E प्लस है, इसका इनिशियल एनर्जी, मोमेंटम और स्पिन यहाँ पर ये होगा, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, इसका इनिशियली एनर्जी, इसको P1 बोल दीजिए, इसको P2 बोल दीजिए, इसको P1 बोल दीजिए, और ये हो जाएगा S1, S2 हो जाएगा, सॉरी। और आफ्टर द स्कैटरिंग, मान लीजिए इनका जो स्कैटरिंग एंगल है जिससे वो मुड़ गया, उसे थीटा बोलते हैं, स्कैटरिंग एंगल बोल सकते हो आप इसको। और ये भी स्कैटरिंग एंगल थीटा होगा जिससे ये मुड़ गया,
मतलब टर्न हो गया। तो आफ्टर द स्कैटरिंग ये जो पॉजिट्रॉन है इसका एनर्जी कितना है E1 डैश, मोमेंटम कितना है P1 डैश और स्पिन क्या है S डैश, S1 डैश, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करें ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका कितना हो जाएगा E2 डैश एंड P2 डैश एंड S2 डैश। सो दीज आर द फिनोमिना। ये सिंपल प्रोसेस है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है हमें। सो सॉल्व करने के लिए ये श्योर है, ये बात श्योर है बिफोर स्कैटरिंग, अगर मैं स्कैटरिंग की बात करूँ बिफोर स्कैटरिंग, बिफोर स्कैटरिंग the magnitude of the momentum of both particles addition is zero। ये जीरो क्यों है वो समझा, क्योंकि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा है और वो जो आपका पॉजिट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन दोनों का मास सेम है, ठीक है ना। तो इनका वेलोसिटी भी ऑलमोस्ट सेम होगा। जब इनका वेलोसिटी सेम होगा तो एक बंदा यहाँ जा रहा है, एक बंदा यहाँ जा रहा है, दोनों का वेलोसिटी और मास सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है जो रिजल्टेंट आप निकालोगे वो कुल मिला के जीरो होगा, ठीक है। दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है इसलिए, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में हम लोग ले रहे हैं। बट अगर देखा जाए मैग्नीट्यूड फॉर्म में तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड फॉर्म है बिफोर स्कैटरिंग वो सेम रहेगा इस तरीके से। इक्वेशन नंबर 2 इसको आप बोल दो। नाउ आफ्टर स्कैटरिंग मोमेंटम कंजर्वेशन की अगर बात की जाएगी, सो आफ्टर स्कैटरिंग भी इसका यही फॉर्मूला होगा आफ्टर स्कैटरिंग, क्योंकि मोमेंटम विल बी कंजर्व। अगर मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है P1 डैश प्लस P2 डैश। ये नॉर्मल सा फिनोमिना है, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ फिजिक्स के हर जगह लागू होता है, ये यूनिवर्सल लॉ है, तो इसको आप हर जगह यूज लोगे, ये कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। और एक और होता है टोटल एनर्जी कंजर्वेशन, वो भी चाहे कोई सी भी प्रोसेस हो, टोटल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व रहती है। बस इलास्टिक और इनइलास्टिक स्कैटरिंग में काइनेटिक एनर्जी का फर्क आता है। काइनेटिक एनर्जी विल बी कंजर्व इन इलास्टिक स्कैटरिंग एंड डू नॉट कंजर्व इन इनइलास्टिक स्कैटरिंग, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर हम लोग नेचुरल डायमेंशन में बात करते हैं, वैसे तो एनर्जी बराबर क्या होता है E1 स्क्वायर बराबर क्या होता है, सपोज एनर्जी की बात करें हम लोग तो P1 स्क्वायर और E बराबर E स्क्वायर बराबर P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M नॉट स्क्वायर C4, ये होता है P स्क्वायर C स्क्वायर बराबर प्लस जो रेस्ट मास है मान लीजिए M नॉट स्क्वायर C4। बट CGS डायमेंशन में हम लोग बात करें तो CGS डायमेंशन में या फिर नेचुरल यूनिट्स में हम लोग जनरली C को 1 ले लेते हैं कभी कभी, ठीक है, इन CGS डायमेंशन। नॉर्मली अगर बात करें तो E स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये चीज़ें क्या होती है कैलकुलेशन को इजी करने के लिए काम में ली जाती है, इसलिए, है ना। और सेकंड पार्टिकल की बात की जाए और एनर्जी कंजर्वेशन से ये सेम एनर्जी किसकी होगी E2 पार्टिकल की भी होगी सेम एनर्जी, है ना। दोनों का एनर्जी सेम होगा, ऑब्वियस सी बात है। बिफोर द स्कैटरिंग में ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोनों पार्टिकल का मास सेम है, ऑलमोस्ट दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो ऑलमोस्ट मान लीजिए उनका एनर्जी भी क्या होगा सेम होगा, E2 स्क्वायर के बराबर होगा। और हम लोग जानते हैं E2 स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा P2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर, इजीली यू कैन से दैट, ठीक है। अब अगर एनर्जी इनका सेम है, सपोज इनका जो एनर्जी है वो सेम है, सो हमने ऐसा क्यों माना, क्योंकि दोनों का एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है। ये हमने माना है क्योंकि दोनों का मास सेम है, वेलोसिटी सेम है, तो ऑब्वियस बात है उनका एनर्जी भी ऑलमोस्ट क्या रहेगा सेम रहेगा। नाउ ये तो बिफोर स्कैटरिंग था। अगर हम आफ्टर स्कैटरिंग की बात करें सपोज, सो आफ्टर स्कैटरिंग क्या हो जाएगा E1 डैश स्क्वायर बराबर P1 डैश स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर। और ये भी एनर्जी कंजर्वेशन तो हर जगह लागू होता है, तो यहाँ भी लागू हो जाएगा, ये वैलिड होगा। दैट मीन्स E2 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू P2 डैश स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर। एक बात ध्यान रखना, रेस्ट मास कभी चेंज नहीं होता, चाहे आप बिफोर स्कैटरिंग लो चाहे आप रेस्ट मास वहाँ लो,
रेस्ट मास जहां भी जाओगे वहां सेम रहेगा, इसलिए मैंने रेस्ट मास के ऊपर डैश नहीं लगाया। रेस्ट मास आपका, और इस वाली क्वेश्चन से आप देखना E1 डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये भी हम लोगों ने लिया है आफ्टर द स्कैटरिंग। ठीक है, तो इसका मतलब ये है मैंने जो है मोमेंटम कंजर्व कर दिया, इसका मतलब ये है मैंने एनर्जी कंजर्व कर दी। सो बहुत सिंपल सी बात है। बिफोर स्कैटरिंग की अगर मैं बात करूं, सो बिफोर स्कैटरिंग सिंपल सी बात ये है कि जो पॉजिट्रॉन है उसका एनर्जी और मोमेंटम इज जस्ट इक्वल टू द पॉजिट्रॉन का एनर्जी, क्योंकि मैंने E1 बराबर E2 बराबर E माना हुआ है ना, P1 बराबर P2 बराबर P माना हुआ है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, सो E2 एंड P2 इज जस्ट इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, बट डायरेक्शन अलग है। आपका पॉजिट्रॉन अगर यहाँ जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, इसलिए मोमेंटम क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, p²। आफ्टर स्कैटरिंग की अगर बात करें हम लोग, सपोज आफ्टर स्कैटरिंग, तो वहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रॉन का E1 डैश P1 डैश इज जस्ट इक्वल टू E प्लस। अब एनर्जी तो कंजर्व है, इसलिए E1 डैश बराबर E2 डैश बराबर E डैश, और ये है P1 डैश, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा, A2 डैश एंड P2 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का A dash and minus B dash, because after the scattering also electron and positron moving in a different direction. ठीक है, now we can use equation number 1. Now we can use equation number 1. So from equation number 1, now what is the equation number 1? I am just showing you the equation number 1. This is the equation number 1. Now see here, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसका जो ये है m तो इसका सही है, ठीक है, जो भी है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मोमेंटम सेम है, मोमेंटम सेम होने से ये जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम इससे कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। यहाँ पर E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E माना हुआ है हम लोगों ने, तो E1 और E2 की जगह हम लोग E लिख देंगे। इसको हम लोग लो एनर्जी के लिए बात करो तो इसको फिक्स कर दो, L को हटा दो, एक बार वेरी मत करवाओ, यहाँ पे L वेरी नहीं करवाएंगे, सिंपल इसको M लिख देंगे। ठीक है, सो कितना हो जाएगा हमारे पास, 2ml²। इसको हम लोग थोड़ा बात करेंगे आगे जाके। तो यहाँ पे देखिए आप लोग L की वैल्यू को अगर वेरी नहीं कराए फिक्स करते हैं, लाइक पाई का मतलब तो है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हमारे पास 4 पार्टिकल अवेलेबल है, 2 तो पॉजिट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 पॉजिट्रॉन कौन से वाले हैं, बिफोर स्कैटरिंग आफ्टर स्कैटरिंग, और 2 इलेक्ट्रॉन कौन से वाले हैं, बिफोर स्कैटरिंग आफ्टर स्कैटरिंग। ठीक है, और इस पाई का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। इसका मतलब ये जो 2ml है ये आपका 4 बार मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो 2ml 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 2ml, सभी का मास सेम है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास और पॉजिट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, इसलिए मल्टीप्लाई 4 बार करोगे तो कितना जाएगा, 2ml। अब L हटा दो क्योंकि हमने L को वेरी करवा दिया ना, तो 2m⁴ हो जाएगा यहाँ पे। चलिए इसको मैं एक बार नीचे लिख देता हूँ। सो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स लाइक d∑d⍵। अब ये चीज़ कॉम्पटन में हम लोग बार बार नहीं करेंगे, डायरेक्ट अब ये वाला फॉर्मूला यूज लेंगे, क्योंकि सेम उसमें भी इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन की होती है काम, इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग होती है, उसमें सबका मास सेम ही होता है। E प्लस E², इसे बोलते हैं मैट्रिक्स टर्म। ये जो आपका m² है ना, इसको मैट्रिक्स टर्म बोलते, सोल्व करेंगे मैट्रिक्स टर्म को। स्कैटरिंग में यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको काटा पीटी करो, 2 को 4 से पावर को तो 16 आ जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास,
यहाँ पर भी ट्वाइस ऑफ ई आ जाएगा, तो सब कुछ करने के बाद में बचेगा आपके पास में 16m4 अपॉन 64 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ई मतलब 4 ऑफ ई स्क्वायर। तो ये 4 टाइम्स गया, ये 16 टाइम्स गया, तो कितना बच गया हमारे पास m4 अपॉन 16 पाई स्क्वायर एंड ई स्क्वायर एंड लाइक मैट्रिक्स। अब आगे से हम लोग यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ तक हम लोग बार बार सोल्व नहीं करेंगे, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ये इजी फॉर्मूला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, फॉर अनपोलराइज्ड बीम, लाइक फॉर unpolarized beam, check average over initial state, check average over initial state and sum over final state, sum over। इसका मतलब समझना क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, अगर हम इसका मान लीजिए अनपोलराइज्ड बीम लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे तरह की बीम होती है, लाइक इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट, तो एवरेज फॉर्म निकालना पड़ता है हमें इसका। तो एवरेज फॉर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको समझेंगे क्या होता है यहाँ पे। तो डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा, अनपोलराइज्ड के लिए आप थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, इसमें 4 टाइप की बीम होती है, 2 पोलराइज्ड, सॉरी 2 इनिशियल 2 फाइनल, ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल सभी वेव्स को आप जब जोड़ दोगे तो एवरेज निकालना, इसका एवरेज क्या होता है, 4 टाइप की बीम है, तो यहाँ पे 1/4 करना पड़ेगा एवरेज के लिए, और मैट्रिक्स एलिमेंट भी आपके 4 टाइप्स के होंगे यहाँ पे, है ना। तो ये जो मैंने समेशन लगाया है, ये मैट्रिक्स एलिमेंट के लिए लगाया है। अब ये होता क्या है मैट्रिक्स एलिमेंट, वो समझेंगे हम लोग नीचे, ठीक है। सपोज हम लोग इसको x ले लेते हैं, लेट x इज जस्ट इक्वल टू 1/4, ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है इसको हम लोगों ने x ले लिया। अब ये स्पिन के बेसिस पे इसको हम डिवाइड करेंगे, है ना, स्पिन हाफ m स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 5। so we can put equation 5 to 4, so we can easily write that d sigma upon d omega is just equal to m4 upon 16 pi square e square and x. So this is the equation number 6. Okay, now अब ये जो आपका x है, ये क्या है, कितनी प्रोसेस काम करती है, इसको समझते हैं। जो आपको बोला ना 2 इनिशियल है 2 फाइनल है, कैसे कैसे है, तो इसको समझने के लिए आपको फाइनमेंट डायग्राम देखना पड़ेगा इसका, क्योंकि ये इजीली प्रोसेस तभी समझ में आती है जब आपको फाइनमेंट डायग्राम इनका पता हो। ये जो फाइनमेंट डायग्राम होता है, ये आपको कंप्लीट इक्वेशन को डिस्क्राइब कर देगा। अब देखो, इसमें भी 2 डायग्राम आपको समझना है। जैसे मान लीजिए ये आपका वर्टेक्स है, वर्टेक्स का मतलब ये होता है कि जहाँ पर पार्टिकल्स आके आपको मिलते हैं, लाइक अगर मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके आपको टकराया, ठीक है, और सॉरी ये पॉजिट्रॉन आके टकराया, और इस पॉजिट्रॉन का इनिशियल मोमेंटम है, कुछ फाइनल मोमेंटम है। सपोज यहाँ पर मान लीजिए इनिशियल मोमेंटम की बात करें हम लोग, ठीक है। सो यहाँ पर इस तरह से ये 2 वर्टेक्स हमारे पास अवेलेबल है, ये 2 वर्टेक्स हैं, और यहाँ पर ये फोनॉन का ट्रांजिशन है जिससे स्कैटरिंग आपका होता है, ठीक है। ये हमारे पास कहलाता है एस चैनल। अब आपको इसको समझने के लिए थोड़ा सा फाइनमेंट डायग्राम का नॉलेज होना चाहिए। तो फाइनमेंट डायग्राम में 2 टाइप के बन जाते हैं हमारे पास, ये लाइक ये हमारे पास अल्फा वर्टेक्स कहलाता है, ये बीटा वर्टेक्स कहलाएगा, ठीक है।
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हम लोग मान, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साइन और पॉजिट्रॉन के साइन जो है वो उल्टे होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बता दूं, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है इस तरह का साइन, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की मोशन इस तरफ है। अगर पॉजिट्रॉन का साइन ऐसा है, लाइक इस तरह से, अगर पॉजिट्रॉन का साइन ऐसा बनाया मैंने, इसका मतलब ये होता है पॉजिट्रॉन इज मूविंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन का साइन ऐसा है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन मूविंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन का साइन पॉजिट्रॉन के साइन से कुछ अलग होता है। अब हम लोगों ने स्कैटरिंग में क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन दोनों आते हैं और टकराते हैं, ठीक है। टकराएंगे तभी तो, जब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन यहाँ जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तभी टकराएगा वो, ठीक है। तो ये वर्टेक्स है आपका जहाँ पे आगे टकराएंगे, तो ये वर्टेक्स है अल्फा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ने आके टकराया। इसका मतलब ये है कि ये आपका वो इलेक्ट्रॉन है जिसके पास इनिशियल मोमेंटम p1 है, ये आपका वो, सॉरी ये पॉजिट्रॉन है, ये वो इलेक्ट्रॉन है जिसके पास में इनिशियल मोमेंटम p2 है, ठीक है। और जब ये टकराएंगे तो ऑब्वियसली बात है इनके मोमेंटम में कुछ ना कुछ तो एडिशन होगा। ये मैग्नीट्यूड में लिखा है मैंने, डायरेक्शन की बेसिस पे देखा जाए तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो टोटल मोमेंटम तो जीरो हो जाएगा, बट फिर भी अब देखो टकराने के बाद जब बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जा रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मूविंग दिस डायरेक्शन, पॉजिट्रॉन ऐसे आ रहा है इसका मतलब ये इधर जाएगा। तो ये जब टकरा के बाहर जाएंगे तो इनका जो फाइनल, इसका फाइनल अगर देखा जाए वेलोसिटी मोमेंटम तो वो हो जाएगा p1 डैश, और अगर इसका देखा जाए फाइनल मोमेंटम तो u बार p2 dash, like this. So this is called simply Feynman diagram in the S channel. So डायग्राम आपका ऐसा भी बन सकता है, डायग्राम नंबर ए, और डायग्राम में भी लाइक दिस, ये पी चैनल है, ठीक है ना। पी मतलब आड़ा टेढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे ये अल्फा है आपका वर्टेक्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा आ रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन के साइन सीधे होते हैं, सीधे मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक फिजिकल क्वांटिटी है इसलिए उसको आप सीधा बनाते हो। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का जस्ट इन्वर्ट है, वो एक कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, उसको हम लोग एंटी पार्टिकल मानते हैं। इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन का साइन मैंने ऐसा बनाया है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाके वर्टेक्स से टकराएगा। इसका मतलब ये है कि ये आपका इलेक्ट्रॉन है, मे बी, सॉरी भाई, ये पी चैनल का डायग्राम है, मैंने एस की बॉम बना दी, टी चैनल है, सॉरी, इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है। कहने का मतलब ये है, ये आपका पॉजिट्रॉन अगर मैं बनाऊंगा तो पॉजिट्रॉन का मोशन इधर होगा, इट इज लाइक दिस, ठीक है। ये आपका पॉजिट्रॉन इधर जा रहा है तो ये आपका इधर की तरफ मूव करेगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सो इट इज लाइक इलेक्ट्रॉन, जिसे हम बोलेंगे फाइनल इलेक्ट्रॉन p2 डैश, ठीक है। ये हो जाएगा up2, है ना। तो कभी कभी फाइनमैन डायग्राम ऐसे बनाने पड़ते हैं जिसे बोलते हैं टी चैनल। तो डायग्राम ऐसा भी बन सकता है आपका और ऐसा ही, दोनों डायग्राम आपके फाइनमैन डायग्राम कहलाएंगे, p1 माइनस और ये हो जाएगा p1 डैश, लाइक। तो यहाँ पर ये जो है ये आपका है v बार एंड लाइक p1, और इससे बोलेंगे हम लोग v और p1 डैश। तो इसमें ऐसा होता है, देखो टी चैनल के अंदर, जैसे ये आपका है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आपका एंट्री मारा, ठीक है ना, इनिशियल इलेक्ट्रॉन ने एंट्री मारा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन ने एंट्री मारा, ठीक है। पॉजिट्रॉन ने एंट्री मारा, ये वाला, ये डायग्राम अगर पॉजिट्रॉन का साइन ऐसे बना हुआ है इसका मतलब पॉजिट्रॉन ऐसे एंट्री मारेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का साइन ऐसे बना हुआ है मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे एंट्री मारेगा, दोनों ने एंट्री मारा।
और इनमें इंटरेक्शन हुआ। ये जो बीच में ये जो कर्ली लाइन आपको दिख रही है ना, इसका सीधा मतलब होता है इंटरेक्शन। इन दोनों में क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ, ठीक है। और इंटरेक्शन के बाद में इलेक्ट्रॉन तो इंटरेक्ट करके बाहर चला गया। अगर इलेक्ट्रॉन का ऐसा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसा है, इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, पॉजिट्रॉन बाहर चला गया। तो इसका मतलब ये है, ये दोनों ने इनिशियली ऐसे एंट्री मारी और फाइनली अगर देखा गया तो वो ऐसे बाहर निकल के गए। यहाँ पर देखो ये बाहर निकल गया और ये बाहर निकल गया। तो ये सब फिनोमिना है। अब ये फालतू में अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं इसको हटा दूँ कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन कैसे एंट्री मारता है और कैसे कैसे बाहर निकलता है। तो ये सब समझाने के लिए था, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ने एक ही वर्टेक्स पर एंट्री मारी थी, इस वाले वर्टेक्स पर। बट टी चैनल के अंदर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन अलग अलग वर्टेक्स पर एंट्री मारते हैं और उसी वर्टेक्स से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। एस चैनल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है एक ही वर्टेक्स पर एंट्री मारते हैं और दोनों किसी दूसरे वर्टेक्स से बाहर निकल जाते हैं। तो इस दोनों प्रोसेस से डायग्राम को समझाया जा सकता है। So Feynman diagram is denoted by either A or you can say that B। तो अगर हम लोग दोनों में से कोई एक ले, मतलब ये प्रोबेबिलिटी है कि या तो A नंबर डायग्राम आपको मिलेगा या फिर B नंबर आपको मिलेगा। सो प्रोबेबिलिटी को अगर हम देखें तो टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी और वाली कंडीशन में प्लस हो जाती है। सो वी कैन से दैट Feynman amplitude for given process अब प्रोबेबिलिटी की बात है, या तो डायग्राम ए वाला होगा या बी वाला होगा। तो लाइक या तो ए वाला आप कर देंगे या फिर बी वाला ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे अगर आपको पता है, अगर आपने फाइनमैन के रूल्स पढ़े हुए हैं, अगर आपने नहीं पढ़े हुए हैं तो पढ़ने पड़ेंगे, वरना आप लोग याद रख लो फाइनमैन रूल्स के अकॉर्डिंग ये एम ए क्या होता है, यहाँ पे एम ए होता है U1 P2 डैश, और ये वर्टेक्स के लिए आई ई गामा लिखते हैं हमेशा। वर्टेक्स का जो संकेत होता है ना वो ऑलवेज आई ई गामा होता है। दिस क्वांटिटी शो द वर्टेक्स। और ये मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम है पॉजिट्रॉन का PV1 डैश, ठीक है। सो यहाँ पे जो वर्टेक्स हम लोग एक ही बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये वाला डायग्राम देखो आप, ए वाला डायग्राम इसी को देख के लिखा है मैंने। वर्टेक्स बी जो है आपका, या फिर जो बीटा है आपका वर्टेक्स बीटा, इस बीटा वर्टेक्स पर जो प्रोसेस अवेलेबल है उस प्रोसेस को डिस्क्राइब करने वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये वाला है। यहाँ पे आप देखना u बार P2 डैश अवेलेबल है, यहाँ भी आप देखो u बार P डैश अवेलेबल है, फिर बीच में आ गया वर्टेक्स, ठीक है। तो वर्टेक्स के लिए क्या होता है आई ई गामा बीटा, देन उसके बाद में वी पी ये आ गया VP1 डैश, तो ये VP1 डैश। तो ये फाइनमैन डायग्राम होते हैं, इसको आपको समझना पड़ता है। ये पहला वर्टेक्स खत्म हो गया, दैट इज बीटा वाला वर्टेक्स खत्म हो गया। नाउ ये जो आपका कर्ली लाइन आपको दिख रही है ना, जिसमें ये दिख रहा है, इस कर्ली लाइन को समझने के लिए एक चीज आपको लिखनी पड़ती है, उसका मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन होता है माइनस का आयोटा जी अल्फा बीटा अपॉन P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर। नाउ ये कंप्लीट। अब हम दूसरे वाले वर्टेक्स की बात करेंगे। ये नीचे वाला जो वर्टेक्स आपको दिख रहा है ना, इस वाले पर जो फिनोमिना हो रहा है वो हम लोग अब लिखेंगे, इस पर क्या क्या हो रहा है देखना। V बार P1 गामा अल्फा, देखो इस वर्टेक्स पर ये अल्फा वाला वर्टेक्स है, तो यहाँ तो आपके पास में V बार P1 है, ये देखो आप लोग, फिर यहाँ वर्टेक्स है आयोटा ई गामा, फिर यहाँ पर ये वाला फिनोमिना है। तो बस सिंपल आपको इसे करना है। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। अब ये हमने डायग्राम नंबर ए के लिए बात की, अब डायग्राम नंबर बी की हम बात करेंगे, इस वाले डायग्राम की हम बात करेंगे, डायग्राम नंबर बी की हम बात करेंगे। तो इस डायग्राम में आप देखना
सपोज यहाँ पर हम लोग एम बी लिख देंगे, और मैं ये ओवर राइटिंग कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग ओवर राइटिंग करें, आप लोग वीडियो में पहले नोट डाउन कर लिया कीजिए, क्योंकि नोट डाउन करने के बाद ये रहेगा कि आपका ओवर राइटिंग नहीं चलेगा, है ना। मैं तो यहाँ पे ओवर राइटिंग कर सकता हूँ, ठीक है ना। सो नाउ वी कैन राइट फॉर द डायग्राम नंबर बी, मतलब टी चैनल के लिए हम लोग लिखेंगे अब। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का एंड u bar p2 dash and iota e gamma beta u of p2, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ये जो वर्टेक्स है हमारे पास, ये वाला बीटा वर्टेक्स जो है, इस वाले वर्टेक्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो आप, u बार p2 डैश अवेलेबल है, यहाँ पर u p2 अवेलेबल है, और वर्टेक्स का क्या हो जाएगा, आयोटा e गामा बीटा। ना जो करली लाइन है उसके लिए हो जाएगा माइनस का आयोटा जी अल्फा बीटा अपॉन P1 माइनस P1 डैश, P1 माइनस P1 डैश का होल स्क्वायर, और देयर इज अ V बार एंड P1 आयोटा E गामा अल्फा एंड V ऑफ P1 डैश, इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 7, so this is the equation number 7. So from इक्वेशन 7, थोड़ा और सोल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 7 को। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एम ए, अब ये आयोटा है, यहाँ भी आयोटा है और यहाँ भी आयोटा है, 3 आयोटा हमारे पास है। तो आयोटा स्क्वायर तो हो जाएगा माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो एक आयोटा बच जाएगा, ये हो जाएगा ई स्क्वायर, बस बाकी में दिक्कत नहीं है, और बाकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पे। बस यहाँ पे एक चीज़ को प्रॉपर्टी आपको यूज़ करनी पड़ेगी, यहाँ तो ये हो जाएगा P2 डैश, ये E हमने बाहर निकाल लिया, ये भी E हमने बाहर निकाल लिया, गामा बीटा और जी अल्फा बीटा, तो ये आपको गामा की प्रॉपर्टीज यूज लेनी पड़ेगी। आपको ये पता होना चाहिए, वी हैव प्रॉपर्टी ऑफ गामा मैट्रिसेस, दैट इज जी अल्फा बीटा इज जस्ट इक्वल टू द गामा अल्फा। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है गामा मैट्रिसेस की, इसको यूज करेंगे। तो जब ये वाला जो आपका गामा है जी से कंबाइंड होगा तो वो हो जाएगा हमारे पास गामा अल्फा। सो वी, और ये हो जाएगा P1 डैश, बाकी कहीं भी चेंज आपको नहीं करना है, सब जगह वही का वही आपको रखना है। यहाँ 1 बच जाएगा, ये हो जाएगा P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर, एंड ये हमारे पास है V बार P1, और कहीं भी चेंज नहीं करना आपको, ठीक है। आयोटा ये आपने बाहर निकाल ही लिया, तो यहाँ पर आपके पास में गामा अल्फा बच जाएगा केवल, और ये हो जाएगा U ऑफ P2, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 9। ठीक इसी टाइप से हम लोग इक्वेशन नंबर 8 को मॉडिफाइड कर लेंगे। नाउ ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 है, इसमें भी जो क्वांटिटीज कांस्टेंट उनको बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8 हमें एम बी को मॉडिफाइड करना पड़ेगा, माइनस का तो कोई चीज़ है ही नहीं, यहाँ पे आयोटा बच जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली ये माइनस तो एज इट इज आपको लिखना है, ये आयोटा ई है, यहाँ पर आयोटा है, और यहाँ पर आयोटा ई है, वही कंबाइन करना है जैसे अपन ने ऊपर किया था, और ये हो जाएगा हमारे पास इजीली U बार, और ये हो जाएगा P2 डैश और गामा अल्फा U of P2, ओके। सो 1 अपॉन P1 माइनस P1 डैश एंड लाइक V बार P1 गामा अल्फा एंड V ऑफ P1 डैश, इक्वेशन नंबर 10, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे आप देखिए, ये जो इक्वेशन नंबर हम जिसकी बात करते हैं, लाइक इक्वेशन नंबर, ये जो भी है इक्वेशन नंबर हम
जब 5 की बात करते हैं तो 5 में आपके पास में m का मोड का स्क्वायर आ रहा है। अब इस m के मोड के स्क्वायर को जब थोड़ा सा हम लोग सोल्व करेंगे तो जब मोड आपका ओपन होगा तो वो क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे देखिए। सो मोड ऑफ m स्क्वायर इज सिंपली इज इक्वल टू m डेगर, और यू कैन से दैट m स्टार। डेगर लिखना सफिशिएंट है, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास ma प्लस mb एंड लाइक ma प्लस mb टू द पावर डेगर। जब डेगर की प्रॉपर्टीज हम ओपन करेंगे तो डेगर की प्रॉपर्टीज से क्या हो जाएगा, अलग अलग डेगर शिफ्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई में आगे पीछे हो जाते हैं बट एडिशन में आगे पीछे नहीं होते हैं, उसको आप सिंपली करते हैं। जब आप दो टर्म का दो टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टर्म हमारे पास आएगी, दैट इज ma प्लस प्लस ma mb प्लस प्लस mb ma प्लस प्लस mb प्लस। अब इन सबको आपको करना पड़ेगा। तो हम आगे बात करते हैं नाउ फ्रॉम इक्वेशन 6। यहाँ पे आप देखो, ये जो आपका इक्वेशन नंबर 6 है, थोड़ा ऊपर आइए, इसमें हमने इसको x माना था, इस पूरी क्वांटिटी को हमने x माना था। तो जो हमने m स्क्वायर की जो अलग अलग टर्म्स लिखी है उनको हम लोग अलग अलग फॉर्म में शिफ्ट कर देंगे। दैट मीन्स ये जो हमने इक्वेशन नंबर 5 की बात की थी, इसमें जो हमने m स्क्वायर निकाला, अब इक्वेशन नंबर 5 में हम लोग ये x की वैल्यू को देखते हैं एक बार। 1/4 समेशन ऑफ स्पिन में लिखा हुआ है ना ये, तो इसी को हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखना, अगर हम x की बात करेंगे तो 1/4 स्पिन जो है वो हो जाएगी लाइक 1/4 समेशन ऑफ स्पिन like this ma plus plus 1/4 and spin ma mb plus plus 1/4 and spin mb ma plus plus 1/4 and spin mb प्लस। अब इनको अगर हम अलग अलग थोड़ा सा डिवाइड करके लिखें, सो इट इज लुक लाइक x a प्लस x ab प्लस x ba प्लस x bb, ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 11, यू कैन से दैट। अब यहाँ पे जैसे हम लोग इसको पर्टिकुलरली अगर देखें तो ये प्रॉपर्टी हमें पता है कि एक्स ए बी इज जस्ट स्टार कॉम्पोनेंट ऑफ एक्स बी ए। ओके, सो नाउ फॉर एक्स बी बी, सो यहाँ पे हम जब एक्स बी बी की बात करेंगे, सो एक्स बी बी इज लाइक 1/4 समेशन ऑफ S1 S2 and summation of S1 dash S2 dash, and it is like MB and MB plus। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं हम लोग। ये डैश इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे डेगर लिखा हुआ है ना, इस वजह से डैश लिखा हुआ है। तो इसको हम जब पर्टिकुलरली सोल्व करेंगे एक्स बी बी को, तो आप यहाँ समझना, ये एम बी का वैल्यू जो है यहाँ पे इक्वेशन नंबर 10 की बात करेंगे हम लोग। सो फ्रॉम इक्वेशन 10 यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे एम बी और एम बी स्टार। तो पहले एम बी का वैल्यू पुट कर देंगे, देन फिर एम बी स्टार का वैल्यू पुट कर देंगे। मतलब इसी पूरी क्वांटिटी का स्टार लेके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो कैसे करते हैं, तो यहाँ पर आप आओ, देखो कैसे करना है आपको। ये 1/4 तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो ऐसा कैसे लिख दो, 1/4 समेशन S1 S2 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, S1 डैश S2 डैश से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें।
अब हमें एम बी का वैल्यू लिखना है, तो मैं यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दूँ एम बी के लिए। तो ये माइनस का आयोटा ई स्क्वायर और दिस इज लाइक यू बार पी टू डैश गामा अल्फा एंड यू ऑफ पी टू 1 अपॉन P1 माइनस पी टू डैश। देखिए ये आपको बस समझाने के लिए मैं इतना लंबा लिख रहा हूँ, वरना आप इनमें से कुछ टर्म्स को स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्किप करके भी आप लोग, क्योंकि ये थोड़ा सा फैला के लिखना पड़ता है कि आप समझ जाएं, अदरवाइज सीधा ही मल्टीप्लाई कर दो। नाउ इट इज मल्टीप्लाई विद द होल क्वांटिटी। इस पूरी क्वांटिटी को दोबारा लिखो आप लोग, इसका मतलब इसका आपको लेना पड़ेगा डेगर। ठीक है, इसका डेगर लेके आप लोग को लिखना पड़ेगा। चलो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ मैं। देखो मल्टीप्लाई कैसे लिखना है आपको। तो यहाँ पे आप देखना, इसमें ये जो 1/4 है इसमें कोई चेंज नहीं है, तो 1/4 ही लिखो। ठीक है, ये कांस्टेंट है, यहाँ पर भी आयोटा ई है, और जब आपने डेगर लिया तो डेगर लेके क्या हो जाएगा, आयोटा का हो जाएगा माइनस आयोटा। ठीक है, तो माइनस आयोटा हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस आयोटा का, सिंपली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आयोटा से, और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो ये तो हो गया 1। तो ई स्क्वायर का यहाँ भी ई स्क्वायर होगा, तो डेगर का तो फर्क पड़ता नहीं ई स्क्वायर के ऊपर, तो इसको तो E4 लिख दो आप लोग, अपॉन ये भी कांस्टेंट है P1 माइनस P1 डैश का होल स्क्वायर। ये क्वांटिटी डेगर के अंदर भी आएगी, और डेगर का कोई फर्क पड़ेगा नहीं इस चीज़ के ऊपर, इसलिए यहाँ पे क्या जाएंगे P1 माइनस P1 डैश का 4 पावर हो जाएगा, 2 पावर यहाँ पे और 2 पावर इसके नीचे वाली क्वांटिटी पे, है ना। चलिए अब बाकी चीज़ों को हम लोग समेशन से लगा दें। समेशन ऑफ S1 S2, ठीक है, एंड इट इज़ लाइक समेशन ऑफ S1 डैश S2 डैश। ठीक है, और जब ये मल्टीप्लाई में होंगे सब चीज़ें, सो इट इज़ लाइक U बार P2 डैश एंड गामा अल्फा U ऑफ P2। ठीक है, ये U बार P डैश गामा अल्फा U ऑफ P2 एंड V बार P1 गामा अल्फा V ऑफ P1 डैश। ठीक है, और इसी का डेगर हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी का मुझे लेना पड़ेगा डेगर, और इट इज़ मल्टीप्लाई विद द डेगर। सो देखो डेगर में मैंने आपको एक बात बोली थी, डेगर जब हम लेते हैं ना, तो मल्टीप्लाई में अगर डेगर लेना हो तो वो आगे वाले की क्वांटिटी पीछे आती है। मतलब कि अगर मान लीजिए 2 मल्टीप्लाई में इसका डेगर आपको लेना है, तो ये आगे आ जाएगा और ये पीछे निकल जाएगा, ऐसा करना पड़ेगा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में थे, ये वाली क्वांटिटी, ये वाली, तो ये जो पीछे वाली क्वांटिटी ना मल्टीप्लाई वाली, ये तो आगे आ जाएगी, तो इसको मैं आगे लिख दूँ। इसका मतलब V बार, और ये इसका डेगर लगाना पड़ेगा मुझे, और इसका डेगर लगाओगे तो इसमें भी ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी मल्टीप्लाई में है, तो जो पीछे है वो आगे आ जाएगा। इसका मतलब इसका मुझे डेगर लेना पड़ेगा, मतलब जब मैं इसका डेगर लूँगा और इसको आगे लूँगा तो डेगर का मतलब V का हो जाएगा V बार, और ये P1 डैश तो P1 डैश ही सही। अब यहाँ पे देखना ये अल्फा है, तो डेगर लेने पे ये हो जाएगा बीटा। ठीक है, ये आपको समझने वाली बात है। अब ये यहाँ पर देखो V बार है, ये V बार है, इसका मैं डेगर लूँगा और ये पीछे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये V हो जाएगा, और ये P1 तो P1 रहेगा ही रहेगा। अब ये दूसरी वाली क्वांटिटी इसको मुझे पीछे लेके आना है। ठीक है, जब ये पीछे आएगा तो ऑब्वियसली बात है इसका खुद का बड़ा डेगर लगेगा, और ये जो पीछे वाली क्वांटिटी है ये तो आगे चला जाएगा, और डेगर के साथ में U बार हो जाएगा, और ये हो जाएगा P2। साथ में ये आपका अल्फा डेगर की वजह से बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो पीछे आगे वाला क्वांटिटी है पीछे आ जाएगा, और U बार का हो जाएगा U, और इट इज़ लाइक U P2 डैश। बस इतना चीज़ आपको समझने था, उसके बाद तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब तो आपको इजीली मल्टीप्लाई करना है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो फटाफट से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ चेक द मैट्रिक्स एलिमेंट। नाउ check the matrix element। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, XBB की बात करेंगे तो ये हो जाएगा E4, ऊपर था ही सही, ये 4 है, दैट इज P1 माइनस P1 डैश टू द पावर 4 समेशन ऑफ, ये हो जाएगा S1 S2, ठीक है, और ये हो जाएगा S1 डैश S2 डैश, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास लाइक दिस, ठीक है। सो अब ये मैं ए प्रोसेस के लिए बात करूंगा तो इसको मैं ए लिख दूंगा फॉर एग्जांपल। ये ए भी आपके हिसाब से आप लगा सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। ये हमने पार्टिकल को नाम दे दिया बस, ए और बी, और कुछ नहीं है। ये अल्फा है, ये ए नंबर पार्टिकल, ये बी नंबर, लाइक पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए। सो मैट्रिक्स में लिए ए भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जस्ट डमी इंडिसेस है तो ये अपने हिसाब से आप लोग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज़ लाइक दिस, एंड यहाँ पे इस v को हम c बोल देंगे, ये P1 और ये गामा अल्फा फॉर द CD प्रोसेस VD एंड दिस इज P1 डैश। ये C और D जस्ट डमी इंडिसेस हैं, तो आप चाहो तो इनको, ये अलग अलग प्रोसेस के लिए लिखा है मैंने और कुछ नहीं है, क्योंकि ट्रेस निकालने के लिए हमेशा करना पड़ेगा। आप लोगों ने अगर आगे एडवांस क्वांटम में पढ़ा हो, गामा मैट्रिसेस को सोल्व करने के लिए आपको ट्रेस सोल्व करना पड़ता है, और वहाँ पर इन चीज़ों का यूज़ अलग अलग, मुझे वेरिएबल्स समझाने के लिए, इनको अलग अलग दर्शाने के लिए मुझे ये डमी इंडिसेस लिखने पड़े, EF ABCD लाइक दिस। सो बीटा गामा F लाइक P1 एंड ये हो जाएगा UG बार एंड P2 गामा बीटा GH UH। नाउ इन टर्म ऑफ गामा मैट्रिसेस, इन्हीं चीज़ों को अगर हम गामा मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखते हैं सपोज, सो इन टर्म ऑफ गामा मैट्रिसेस XBB is simply like E4 upon 4 P1 minus P1 dash to the power 4 for trace of U of P2 dash U bar of P2 dash, ठीक है। मतलब कि इस वाली चीज़ को मैंने ट्रेस की फॉर्म में लिखा है, ठीक है, और ये गामा अल्फा हो जाएगा U of P2 U bar of P2 gamma beta like this, एंड दिस द ट्रेस ऑफ, इस नीचे वाली प्रोसेस को भी हम लोग ट्रेस की फॉर्म में लिखेंगे। सो ट्रेस ऑफ इट इज लाइक V of P1, तो V वाले को और U वाले को अलग अलग ट्रेस की फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा, P1 गामा अल्फा, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस ये किया कि ये जो प्रोसेस थी V वाली प्रोसेस जिसमें गामा अल्फा ऊपर था, और ये जो प्रोसेस थी, इन दोनों कंबाइन कर दिया ट्रेस की फॉर्म में, और इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया ट्रेस की फॉर्म में, ठीक है। सो गामा अल्फा एंड V ऑफ P1 डैश V बार P1 डैश और गामा बीटा,
तो यू वाले को एक साथ कर देना और पी वाले को एक साथ कर देना। तो ये यू वाले को मैंने एक साथ कर दिया और वी वाले को एक साथ कर दिया ना, ज़्यादा कुछ नहीं करना ना। आपको कुछ वैल्यू ध्यान रखनी पड़ेगी। जो हम लोगों ने ऑर्थोगोनैलिटी एंड कंप्लीटनेस रिलेशन निकाला था, तो वो प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। ओके, तो अब आपको थोड़ा सा वैल्यू याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो ऑर्थोगोनैलिटी एंड कंप्लीटनेस रिलेशन से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। सो वो वैल्यू क्या होती है, आपको बस ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू होता है, लाइक वो वैल्यू क्या होता है यहाँ पे u, और यू कैन से दैट u बार, u एंड u बार, दिस इज द ऑर्थो कंप्लीटनेस रिलेशन बोलते हैं इसको। इसकी वैल्यू क्या होती है p स्लैश प्लस m अपॉन ट्वाइस ऑफ m, ठीक है। तो जब ये सारी वैल्यूज हम ऊपर पुट कर देंगे, लाइक हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे कि u p2 डैश u बार p2 डैश, तो यहाँ पर ये यहाँ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको, यहाँ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको, यहाँ पुट करनी, सब जगह वही सेम वैल्यू आएगी। तो u हो चाहे v हो, वैल्यू वही का वही रहेगा। जहाँ p2 है वहाँ p2 आएगा, जहाँ पे p1 है वहाँ p1 आएगा। सो एक्स बी बी इज लाइक सिंपली e4 अपॉन 4 टाइम्स p1 माइनस p1 डैश टू द पावर 4 लाइक ट्रेस, और ये हो जाएगा p2 स्लैश प्लस m अपॉन ट्वाइस ऑफ m। ये u के लिए आपको लिखना पड़ेगा, और v का होता है फॉर्मूला p स्लैश माइनस m अपॉन 2m। तो u में तो कोई दिक्कत नहीं है, गामा अल्फा लिख दो यहाँ पे, और ये हो जाएगा p2 स्लैश प्लस m अपॉन ट्वाइस ऑफ m, दैट इज द गामा b एंड ट्रेस ऑफ, अब ये v वाला लिखना पड़ेगा आपको, दैट p1 स्लैश माइनस m अपॉन ट्वाइस ऑफ m एंड गामा अल्फा p1 माइनस m अपॉन 2m स्लैश, और ये हो जाएगा गामा बीटा, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा एनर्जी लिमिट में हम बात करें, तो इन केस ऑफ हाई एनर्जी लिमिट, सो इन केस ऑफ हाई एनर्जी लिमिट, तो हाई एनर्जी लिमिट में क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स बी बी इज जस्ट इक्वल टू द E4 अपॉन 4p1 माइनस p1 डैश टू द पावर होल 4, और अब यहाँ पे देखो 2m है 2m है 2m है, तो 4 बार 2m आपके पास में आ रहा है, तो बेसिकली 1 अपॉन 16m4 हो जाएगा हमारे पास, और जो बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ, देखो कुछ चीज़ें तो आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी। जैसे मान लो यहाँ पर आपका प्लस m है, तो ये प्लस m आपका माइनस m से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला जो m है वो इस वाले m से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस तरह से कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएगी। अब जो बचा हुआ है वो हम लिख देंगे, क्या क्या बचेगा वो समझ लो आप लोग। ये डैश की फॉर्म में है, ये विदाउट डैश है, ये डैश की फॉर्म में है, तो जो जो बच रहा है वो हम लोग लिख देंगे। लाइक एक बच रहा है p2 स्लैश डैश एंड गामा अल्फा, और एक बच रहा है p2 स्लैश एंड गामा बीटा। यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है ट्रेस ऑफ p1 स्लैश डैश गामा अल्फा एंड p1 स्लैश गामा बीटा। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 12। ओके, अब इनको हमको सोल्व करना है। सोल्व करना इन द सेंस ये है कि आपको वैसे जब ट्रेस के क्वेश्चन सोल्व करवाए गए या फिर जाएंगे, तो उनमें हम लोग क्या करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ट्रेस के क्वेश्चंस के सोल्व करते हैं आप लोगों ने फर्दर जो पहले वाली यूनिट से उनमें पढ़ा होगा, गामा अल्फा, गामा बीटा, गामा सिग्मा एंड गामा, ये एक ट्रेस का क्वेश्चन आया था हमारे। तो सोल्व कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, इसका वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, सोल्व करने के बाद हमने किया था इसको पहले सोल्व,
तो जी अल्फा बीटा जी सिग्मा डेल्टा माइनस जी अल्फा सिग्मा जी बीटा डेल्टा, ठीक है, प्लस जी अल्फा डेल्टा एंड जी। ये हमारे पास प्रॉब्लम थी पहले एक। अब इस प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, लाइक इसी प्रॉब्लम को हम आगे करते हैं, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ देखो, अगर इसी फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे यूज़ लें, दैट इज ट्रेस ऑफ P2 डैश स्लैश गामा अल्फा एंड P2 एंड गामा बीटा, तो यहाँ पे अगर इसको हम यूज़ में लेंगे, सो ये ट्रेस हो जाएगा हमारे पास गामा थीटा P2 डैश और यू कैन से दैट थीटा, और ये हो जाएगा गामा अल्फा एंड गामा फाई P2 फाई गामा बीटा। सो ये हमारे पास P1 और P2 के जो कुछ फॉर्मूले थे वो हमने पुट किए, क्योंकि ये बात हम जानते हैं बेसिकली किसी भी चीज़ का अगर आपको स्लैश खोलना है तो वो पर्टिकुलर का गामा से मल्टीप्लाई कर दो तो वो चीज़ आपकी अपने आप ओपन हो जाएगी। जैसे मान लीजिए अब आपके पास में यहाँ पे P2 स्लैश था, इसे आपको ओपन करना था, तो मैंने थीटा वाले एरिया में इसको ले लिया तो गामा P2 डैश हो गया। अब यहाँ पे P2 स्लैश था, ठीक है, इस स्लैश को ओपन करना था तो इसको फाई वाले एरिया में ले लिया मैंने। ये थीटा फाई डमी इंडिसेस है, इस पर आप ज़्यादा ध्यान मत देना थीटा फाई के ऊपर, बस ये P2 स्लैश बराबर क्या हो जाएगा, गामा P2 की वैल्यू हो जाएगी। ओके, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे आगे तो यहाँ पे P1 P2 को तो बाहर निकाल लो, ये P2 को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सो P2 डैश और थीटा, और ये हो जाएगा P2 फाई that is multiply with the 4 4 तो बात की बात है, पहले इसको ट्रेस की फॉर्म में लिख दो, इसको यहाँ से हटा दो और इसको यहाँ पे लिख दो लाइक ट्रेस की फॉर्म में, गामा थीटा गामा अल्फा गामा फाई गामा बीटा। नाउ अब आप देखोगे ये जो फॉर्मूला है ये सेम वही फॉर्मूला बन चुका है जो यहाँ ऊपर मैंने लिखा हुआ था, तो मुझे इस फॉर्मूले को इस तरह से पुट कर देना है ताकि आपका काम इजी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, P2 डैश थीटा एंड P2 फाई like multiply with the 4 g of theta alpha g of phi beta minus g of theta phi g of alpha beta plus g of theta beta and g of alpha phi like this। इसको जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, g की वैल्यू सारी पुट करेंगे तो इट इज लुक लाइक 4, ये हो जाएगा P2 डैश अल्फा, क्योंकि ये चीज़ हमें पता है अगर यहाँ पे लिखा हुआ है जी थीटा अल्फा, यहाँ समझना है इस चीज़ को, जी थीटा अल्फा लिखा हुआ है ना तो इसका वैल्यू 1 होता है, बट वो तब होता है जब आप थीटा को अल्फा से रिप्लेस कर देंगे, मतलब जब थीटा बराबर अल्फा होगा तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अगर मुझे इस पर्टिकुलरली चीज़ को 1 करना है तो यहाँ जो थीटा लिखा हुआ है इस थीटा की जगह मुझे अल्फा करना पड़ेगा, इसलिए मैंने P2 अल्फा कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, डॉट। ठीक इसी प्रकार मुझे इसको अगर 1 करना है तो फाई इज इक्वल टू बीटा करना पड़ेगा, दैट इज P2 आपके पास फाई लिखा हुआ है, तो P2 फाई की जगह आपको बीटा रिप्लेस करना पड़ेगा, प्लस यहाँ हो जाएगा P1 डैश माइनस P2 डैश और जी ऑफ अल्फा बीटा, सिंपली मैंने इसको बराबर कर दिया क्योंकि मैंने थीटा बराबर फाई किया, तो इस वाले एरिया में भी मुझे थीटा बराबर फाई करना पड़ेगा, और थीटा बराबर फाई करूँगा तो मेरा ये वाला एरिया जो है ये वाला एरिया 1 हो जाएगा, और ये 1 होते ही थीटा इज इक्वल टू फाई होते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा P1 डैश माइनस P2 डैश, लाइक सिंपल।
ओके, और ये तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो ऐसा लिख दो इसको, प्लस अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, P2 डैश बीटा और P2 अल्फा, क्योंकि थीटा बराबर बीटा करना पड़ेगा और फाई बराबर अल्फा करना पड़ेगा, तब जाके ये P2 वाला काम आपका सही रहेगा। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब सिमिलरली, अब बार बार इसको आगे सोल्व नहीं करेंगे, इसको हम सिमिलरली लिखेंगे। सो ये हम लोगों ने एक तो सोल्व कर लिया ये वाला फैक्टर, ठीक है, मतलब कि इस वाले एरिया में, ये देखिए आप लोग, इस वाले एरिया में ये वाला फैक्टर एक सोल्व कर चुके हैं। सिमिलरली करके हम ये वाला फैक्टर भी लिख लेंगे, है ना। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 12 में देखो कैसे लिखेंगे। सो सिमिलरली you can say that trace of P1 slash gamma alpha P1 dash slash gamma beta is just equal to 4 times of P1 alpha, अल्फा को ऊपर लिखो नीचे लिखो कोई दिक्कत नहीं, डॉट P1 dash बीटा माइनस का P1 डॉट P1 dash g of alpha beta प्लस P1 बीटा एंड P1 डैश अल्फा। ओके, नाउ अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ये जो ऊपर आपने लिखा, ऊपर आपने क्या लिखा था, ऊपर आपने सोल्व किया था इसको ट्रेस ऑफ P2 स्लैश डैश गामा अल्फा P2 स्लैश, ये आपने सोल्व किया था ऊपर। अब इन दोनों टर्म्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा इसको गलत लिखा था, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, ये माइनस नहीं आएगा, ठीक है। अब अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, सो सिंपली इसको मल्टीप्लाई करो, ट्रेस ऑफ P2 डैश स्लैश गामा अल्फा P2 स्लैश which is multiply with the trace of P1 slash gamma alpha P1 डैश स्लैश, देखो यहाँ पर स्लैश डैश आगे था, बिना डैश पीछे था, यहाँ बिना डैश आगे है, डैश पीछे, इसलिए थोड़ा सा रिजल्ट उल्टे पुल्टे आए आपके, बाकी तो दिक्कत नहीं है। 4 टाइम्स करोगे तो 16 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, P2 अल्फा डैश P2 बीटा, ये वाली टर्म, ठीक है, माइनस P2 डैश डॉट P2, ये यहाँ पे P2 है, ठीक है, ओके, और G ऑफ अल्फा बीटा प्लस P2 बीटा डैश, और ये हो जाएगा P2 अल्फा, ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा मल्टीप्लाई विद द you can say that P1 alpha dot P1 dash beta minus P1 dash G of alpha beta plus P1 beta dot P1 dash alpha। अब यहाँ पे देखो, ये 3 टर्म यहाँ पर है, 3 टर्म यहाँ पर है, तो 3 और 3 टर्म को हम लोग जब करेंगे तो कितना टर्म आएगा आपके पास में, 3 और 3 टर्म को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 टर्म आएगा आपके पास में। अब उन 9 टर्म्स में से कुछ टर्म्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, कैंसिल आउट तो होगा ही सही, और कुछ टर्म्स जो है वो इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, ठीक है। अब उन 9 टर्म्स में कौन सा टर्म कैंसिल होगा वो समझते हैं हम लोग फटाफट से, ये इनको मल्टीप्लाई करना है आपको इजीली। तो देखो ये हो जाएगा 16, जो पहला टर्म आएगा P2 डैश
मल्टीप्लाई विद द P1, ये P1 है हमारे पास, एंड P2 मल्टीप्लाई विद द P1 डैश। ठीक है, ये पहला टर्म आएगा। ठीक है, अल्फा बीटा को एक बार हटा दो, क्योंकि हमें इस g को भी तो करना है ना सेट, तो g का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 1 तब होगा जब अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा। सो यहाँ पे जो अल्फा है वो बीटा के इक्वल कर दिया मैंने, तो यहाँ पर कितना बचा, P2 डैश बचा, यहाँ पर कितना बचा, P2 बचा। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा आपको पुट करना पड़ेगा अगर आपको जी अल्फा बीटा को 1 करना है तो मैंने वही काम किया, इसको 1 किया, अल्फा बराबर बीटा पुट किया, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, लाइक दिस, माइनस का P2 डैश एंड P2 एंड P1 डैश प्लस P2 डैश एंड P1 डैश, like P2 and P1 minus P2 dash and P2, P1 dash plus P2 dash and P2, P1 dash। तो ये टर्म देखो दोनों सेम टर्म आ गई हमारे पास, तो दिस टर्म विल बी कैंसल विद दिस टर्म। नाउ माइनस P2 डैश डॉट P2, P1 और P1 डैश, ये भी टर्म सेम ही है, सो वी कैन कट दिस टर्म टू दिस टर्म, दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी, एंड प्लस P2 डैश डॉट P1 dash, like P2 dot P1 minus P2 dash and P2, P1 dash plus P2 dash and P1, P1 dash. So we can cancel out this term to the there is one term, so ये टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। So now we can say that there is this term is add with this term, ये ऐड हो जाएंगे और बाकी दो टर्म्स भी क्या हो जाएगी हमारे पास, ऐड हो जाएगी, एंड दिस टर्म विल बी ऐड विद दिस टर्म। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, बाकी सारी टर्म ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी की वजह से 0 हो जाएगी, क्योंकि सभी में क्या लग रहा है, ऑर्थोगोनैलिटी का रिलेशन काम कर रहा है, तो उस ऑर्थोगोनैलिटी की वजह से ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। सब में P1 डैश, P2 डैश इस तरह से आ रहा है, तो वो सब टर्म्स जो है वो ऑर्थोगोनल टर्म्स हैं, और यहाँ पे P1 आ रहा है इसलिए बचा रहेगा मामला, और ये 2 बार आ रहा है इसलिए 2 आगे आ जाएगा, 32 हो जाएगा, एंड इट इज लाइक P2 डैश P2 मल्टीप्लाई विद द P1 प्लस P2 डैश P1 डैश, और ये हो जाएगा P2, और जिसमें P2 डैश P1 डैश P2 ये सब आ रहा है ना, ये सब टर्म जो है ये सब ऑर्थोगोनल टर्म है। सो P2 डैश P2 ये भी 0 हो जाएगा, और P1 डैश P1 ये भी 0 हो जाएगा, जिसमें सेम आ रहा है ना वो सब 0 हो जाएंगे, बाकी जिसमें 1 2 आ रहा है वो रहेगा अवेलेबल। ठीक है, सो नाउ अब इस वैल्यू को हम लोग 11 के अंदर, सो फ्रॉम इक्वेशन 12 ये हम लोगों ने क्या किया, ये मल्टीप्लाई निकाला ना हम लोगों ने, हमने इसका मल्टीप्लाई निकाला, और ये मल्टीप्लाई हमारे पास कहाँ अवेलेबल है, ये मल्टीप्लाई हमारे पास अवेलेबल है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर, तो हमारे पास XB भी आ जाएगा फटाफट से। ठीक है, तो ये इतना टर्म्स आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो मैंने आपको कैलकुलेट करने के लिए बताया है। सो इट इज सिंपली लाइक XBB इज इक्वल टू E4 अपॉन 64
P1 माइनस P1 डैश टू द पावर 4 M4 और इट इज़ लाइक 32 और जो भी आपका आया P2 डैश एंड P1 एंड P2 डॉट P1 डैश प्लस P2 डैश P1 डैश एंड P1 एंड P2 लाइक इक्वेशन नंबर 13। सो ये एक हमारे पास x का वैल्यू अवेलेबल है, इसको आप 2 से रिप्लेस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे हमारे पास जो स्कैटरिंग है वो इलास्टिक स्कैटरिंग है, ठीक है ना। तो इलास्टिक स्कैटरिंग में हम लोग अपन ने ऊपर लिखा हुआ ये स्कैटरिंग में, तो इलास्टिक के अंदर क्या होता है, ये इसके बराबर होता है E1 E2 बराबर E, P1 P2 बराबर P। सो अगर E2 P2 की बात करेंगे तो ये उसका एनर्जी तो बराबर रहेगा, मोमेंटम भी बराबर रहेगा, बट डायरेक्शन ऑफ द मोमेंटम ऑपोजिट हो जाएगा और कुछ नहीं है। ठीक उसी टाइप से E1 डैश P1 डैश जो है वो भी किसके बराबर हो जाएगा, E डैश और P डैश के बराबर हो जाएगा। E2 डैश P डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E डैश और माइनस का P डैश, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब इसको सोल्व करेंगे हमें क्या निकालना है, P1 P2 का मल्टीप्लाई करना है ना, हमारे डेरिवेशन में P1 P2 का मल्टीप्लाई है, तो वो लाइक P1 नॉड डॉट P2 नॉड माइनस का P1 वेक्टर डॉट P2 वेक्टर। ये नोड का मतलब है फोर्थ कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम, और हम लोग को पता है द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम इज लाइक एनर्जी। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना मोमेंटम के जो 4 होते हैं कंपोनेंट, P वेक्टर दैट इज Px Py Pz, और जो फोर्थ होता है वो एनर्जी का कंपोनेंट होता है, तो ये फोर्थ कंपोनेंट है उसका। तो ये लाइक एनर्जी का है आपका, तो ये हो जाएगा E स्क्वायर माइनस का P1 एंड जो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसका मोमेंटम ऑपोजिट में, तो ये हमारे पास हो जाएगा E स्क्वायर प्लस लाइक P स्क्वायर। सो इक्वेशन नंबर 14। सो इन केस ऑफ हाई एनर्जी, हम लोगों ने ऊपर एक बार फिर लिखा था, सो इन केस ऑफ हाई एनर्जी, इन केस ऑफ हाई एनर्जी लिमिट क्या हो जाएगा, E स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, इसका जो मास है वो ऑलमोस्ट बहुत कम है एनर्जी कंपेयर में, सो मास को हम नेगलेक्ट मान सकते हैं एज कंपेयर टू एनर्जी लाइक दिस। सो वी कैन से दैट P1 डॉट P2 का जो मल्टीप्लीकेशन है वो हो जाएगा E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर, और यू कैन से दैट ट्वाइस ऑफ E स्क्वायर। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं हम लोग। और अगर हम लोग को मोमेंटम का अलग अलग निकालना है, लाइक हम लोग निकालेंगे, मान लीजिए P1 डॉट P2 डैश, ये भी आपको निकालना है सपोज, तो ये हो जाएगा P1 नोड और P2 नोड डैश माइनस का P1 वेक्टर डॉट P2 वेक्टर। तो ये तो इजीली क्या हो जाएगा E स्क्वायर। अब यहाँ पे P1 P2 जो है यहाँ पर थीटा एंगल में जा रहे हैं, आप खुद ही देखो यहाँ पे जो एंगल बना हुआ है वो थीटा बना हुआ है आफ्टर स्कैटरिंग। ये तो बिफोर स्कैटरिंग था, तो बिफोर स्कैटरिंग में तो एंगल 0 था, यहाँ तो एंगल 0 है बिकॉज ये बिफोर स्कैटरिंग वाली बात है। बट आफ्टर स्कैटरिंग एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, तो ये P1 था, ये हमारे पास P2 था, है ना, तो इनमें एंगल थीटा था आफ्टर स्कैटरिंग। तो आफ्टर स्कैटरिंग जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा कोस थीटा। सो इट इज लुक लाइक E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर, क्योंकि P स्क्वायर बराबर E स्क्वायर है यहाँ से, और इट इज लाइक कोस थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, सोल्व करेंगे तो ट्वाइस ऑफ E स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस कोस थीटा बराबर क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इजीली हो जाएगा। सो सिमिलरली जैसे अपन ने इसको फाइंड आउट किया, ओके, तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 15 बोल देंगे। सो सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट दैट सिमिलरली P2 डैश P2 1 P1 डैश बराबर क्या हो जाएगा, देखो P2 आपका यूँ जा रहा है, P1 आपका यूँ जा रहा है, इट इज़ लाइक थीटा एंगल, तो ये हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ E स्क्वायर और
cos स्क्वायर थीटा बाई 2, इक्वेशन नंबर 16। अब जब इसको हम कंबाइंड करके होल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन आप देखना, हमने ये सब तो निकाल लिया, हम लोगों ने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया। व्हाट अबाउट इट, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये भी तो निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इसको भी हम लोग निकाल रहे फटाफट। तो यहाँ पे जब इसको निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, P1 माइनस P1 डैश का होल स्क्वायर, इट इज लाइक P1 मोड स्क्वायर प्लस P1 डैश मोड स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ P1 डैश, ठीक है। तो ये जो सोल्व करेंगे हम इसको, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास P1। अब देखो ये P1 तो आपका यूँ जा रहा है, और जो आपका P1 डैश है वो यूँ जा रहा है आफ्टर स्कैटरिंग। ये बिफोर स्कैटरिंग है, ये आफ्टर स्कैटरिंग है। थीटा एंगल बनेगा ना इन दोनों के बीच में, तो ये हो जाएगा P1 का मोड स्क्वायर प्लस P1 डैश का मोड स्क्वायर एंड माइनस का ट्वाइस ऑफ, इसके फोर्थ कंपोनेंट की बात करेंगे तो P1 नोड और P1 नोड, ये वेक्टर्स की फॉर्म में है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये फोर्थ कंपोनेंट की फॉर्म में, सॉरी ये फोर्थ कंपोनेंट की फॉर्म में, और अब आ जाएगा ये वेक्टर की फॉर्म में, ठीक है। तो इट इज सिंपली रिटन एज P1 इसका मतलब m स्क्वायर, P2 इसका मतलब m स्क्वायर, मास सेम ही रहेगा बिफोर आफ्टर स्कैटरिंग, और ये हम पहले सोल्व कर चुके, ये ई स्क्वायर हो जाएगा प्लस, सॉरी इट इज लाइक माइनस P एंड P और एंगल है cos थीटा। नाउ इन केस ऑफ हाई एनर्जी mass can be neglected as compared to energy. So in case of high energy, in case of high energy में क्या हो जाएगा हमारे पास, P1 माइनस P1 डैश का होल स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू द माइनस ट्वाइस ऑफ, इट इज लाइक ई स्क्वायर माइनस का, इट इज लाइक ई स्क्वायर, क्योंकि पी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर था, हमने ऊपर लिखा था, और ये कोस, तो 1 माइनस कोस थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 ई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सो इट इज सिंपली यू कैन राइट हियर माइनस 4 ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इक्वेशन नंबर 70। अब जितनी वैल्यूज मैंने निकाली है वो सारी वैल्यूज हम लोग इक्वेशन नंबर 13 में पुट कर देंगे, मतलब XPB वाली में। सो ऑल द वैल्यूज पुट इन द इक्वेशन नंबर 13 दैट इज XBB। तो ये जो 17 में नंबर निकाला आपने, 16 निकाला आपने, 15 निकाला आपने, 14 निकाला, ये सारा वैल्यू आप कहाँ जाएगा, इस वाली इक्वेशन में आप लोग पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 13 के अंदर, ठीक है ना। तो चलिए ये सब वैल्यूज पुट करने के बाद में जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, XBB is simply we can write that E4 upon twice of माइनस का 4E स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे होल स्क्वायर की फॉर्म में था, और ये M4 है हमारे पास, तो ट्वाइस ऑफ E स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2 and plus twice of E square whole square. Now it is simply we can solve it. तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 2 है, ये हमारे पास 4 है, ठीक है, और इसका भी होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे ये 14 है, सो वी कैन सिंपली सोल्व दैट E4 अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा 8 M4 एंड साइन 4 थीटा बाई 2, ठीक है। e टू द पावर 4, तो e टू द पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा। सो नाउ यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1 प्लस cos 4 थीटा बाई 2, इट इज सिंपली राइट दैट। सो हियर XBB, तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ये XBB का फॉर्मूला आ गया इक्वेशन नंबर 18। अब XAA, XAB, XBA ये सब ऐसे कैसे सोल्व हो जाएंगे, बट अब सारा हम कुछ सोल्व करेंगे तो फिर
पूरा दिन निकल जाएगा, बट एग्ज़ाम आपका मात्र 3 घंटे का होता है और 3 घंटे के एग्ज़ाम में इतना सब कुछ आपको सोल्व नहीं करना। एक्स ए को हम लोग वापस से वैसे सोल्व करेंगे, मैं आपको सोल्व नहीं करूँगा, डायरेक्ट रिजल्ट लिखवाऊँगा। सोल्व वैसे ही करना है जैसे हम लोगों ने ऊपर किया है। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए इन सब का तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। बाकी इतना लंबा सोल्व करने मतलब नहीं है, वही एम ए का वैल्यू पुट करना पड़ेगा आपको, यू बार पी टू डैश गामा अल्फा वी पी वन डैश, फिर वही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर गामा की प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेगी, है ना, और वही वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी ऑर्थोगोनल रिलेशन के लिए। यू बार बराबर क्या होता है, पी स्लैश प्लस एम अपॉन 2m, है ना। तो वही सारा काम करना है जो काम हम लोग पहले कर चुके हैं। सो सबसे बढ़िया ये होगा आपके लिए कि आप लोग इसका सीधा वैल्यू ध्यान रखें। आफ्टर सॉल्विंग इट वी विल गेट E4 अपॉन 16 M4 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। आपके नंबर नहीं कटेंगे, आप टेंशन मत लो। इक्वेशन नंबर 19। नाउ सिमिलरली वी कैन सॉल्व एक्स ए बी 1 अपॉन 4 स्पिन एंड एम ए एम बी टेगर इज जस्ट इक्वल टू, जब इसको आप सोल्व करेंगे कंप्लीटली वही सेम प्रोसेस आपको इसमें लेनी है। तो ये आप सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा आपका, माइनस का E4 कोस 4 थीटा बाई 2 अपॉन 8 M4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आपको ये बात बताइए, एक्स ए बी जो आपने लिखा है वही आपका एक्स बी ए होता है, बस डेगर की फॉर्म में होता है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स ए बी इज जस्ट इक्वल टू एक्स बी ए बट इन डेगर फॉर्म, तो उसको बी ए को निकालने की जरूरत नहीं है। अब आपका कुछ नहीं करना, हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है, डी सिग्मा अपॉन जी ओमेगा इज जस्ट इक्वल टू दैट 16m4 अपॉन 64 पाई स्क्वायर और 4e स्क्वायर एक्स ए प्लस एक्स बी बी प्लस एक्स ए बी प्लस, बस सेम ही होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, M4 अपॉन 16 पाई स्क्वायर और ये हो जाएगा E स्क्वायर और ये हो जाएगा E4 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 16M4 प्लस E4 अपॉन 8M4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस cos 4 theta by 2 and minus twice of E4 cos 4 theta by 2 upon 8M4 और ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है ना। इसको आप आगे और सिंपली सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इट जस्ट इक्वल टू M4 अपॉन 16 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर और यू कैन से E4 अपॉन, इसको हम बाहर निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस 1 प्लस कोस 4 थीटा बाई 2 अपॉन साइन 4 थीटा बाई 2 माइनस ट्वाइस ऑफ कोस 4 थीटा बाई 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। नाउ अगर इसमें थोड़ा करेक्शन करके कुछ वैल्यू हम लोग पुट करें, दैट इज लाइक एल्फा इज इक्वल टू E4 ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई हम पुट कर दें तो आपको आंसर इस फॉर्म में भी मिल जाएगा, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा एल्फा स्क्वायर अपॉन 8e स्क्वायर
1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1 प्लस कोस 4 थीटा बाई 2 अपॉन साइन 4 थीटा बाई 2 माइनस ट्वाइस ऑफ कोस 4 थीटा बाई 2 अपॉन साइन स्क्वायर। बस दिस इज द क्रॉस सेक्शन। बस यहाँ तक आपको करना है, ये आपका फाइनल आंसर है। तब जाके आपको मिलेंगे 20 मार्क्स, बिकॉज ये स्कैटरिंग कंप्लीटली 20 मार्क्स में आती है, तो 20 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट स्कैटरिंग जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अब उसको इतना लंबा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अब आपको बहुत सी वैल्यू जो है डायरेक्ट समझ में आ जाएगी, तो आपको शुरुआत वाला डेरिवेशन तो करना ही नहीं पड़ेगा। तो इसको ध्यान से पढ़ लेना, ताकि भाभा के बाद जो कॉम्पटन स्कैटरिंग है उसमें भी सेम यही प्रोसेस हम लोग करने वाले हैं ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।